हेलो एवरीवन, आज डेट है 11 फरवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम द हिंदू के दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होगा कोविड-19 से रिलेटेड कि कैसे उसकी ओरिजिन हुई, कैसे स्प्रेड हुआ, उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। और सेकेंड आर्टिकल है वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर के। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो कोविड-19 से रिलेटेड है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 2019 दिसंबर 2019 से लगभग कोविड-19 स्टार्ट हो गया था और फिर जनवरी फरवरी आते हुए पूरे वर्ल्ड में ये फैल चुका था। उसके बाद में लॉकडाउन लग गया। पूरा वर्ल्ड जो है वो लॉकडाउन के फेज से गुजरा है। अब जब कंट्रोल किया गया है और जब जीवन जो है लोगों का वो एक तरीके से दोबारा से पटरी पर लौट रहा है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और जिसको 1948 में एस्टेब्लिश किया गया था, उसके 17 मेंबर्स गए कहाँ? चाइना का वुहान प्रोविंस, जहां पर ऐसा बोला गया कि वहां से ही आउटब्रेक हुआ था इस पेंडेमिक का। तो इस आर्टिकल की शुरुआत इस तरीके से की गई है कि सार्स CoV-2 के बारे में पता लगना चाहिए कि कैसे, क्या स्रोत है, कैसे वो उत्पन्न हुआ था, कैसे उसका आउटब्रेक हुआ था, ताकि हम फ्यूचर में अगर कभी फ्रेश कोई आउटब्रेक हो तो उसको हम कंटेन कर सकें। देखो, जब एक कोविड-19 चला था उससे पहले क्या हुआ था, एक थ्योरी निकल करके आई। मतलब जैसे ही फैला तो एक थ्योरी निकल करके आई कि जो लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी नहीं सॉरी लेबोरेटरी से ये जो प्रोड्यूस हुआ है, ये जो वायरस है वो लेबोरेटरी से प्रोड्यूस किया गया है, फिर ये दुनिया में फैल गया। लेकिन पहले भी कुछ साइंटिस्ट ने और उसके बाद में अब जब WHO की टीम, उसने भी ये बोला है कि लेबोरेटरी से उत्पन्न होने के इसके कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये जो कोविड-19 है वो वाइल्ड लाइफ से फैला है। मतलब बैट से स्टार्टिंग हुई थी, बैट के बाद में ये ह्यूमंस में आया, लेकिन बीच में एक इंटरमीडियरी होस्ट था। मतलब बैट से डायरेक्ट, चमगादड़ों से डायरेक्ट ह्यूमन में नहीं आया, बीच में कोई होस्ट हुआ। अब उस होस्ट के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई कि चमगादड़ों से कहां पर पहले ये इन्फेक्शन फैला और फिर वहां से ह्यूमन में आया, फिर ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसमिशन हुआ। ऐसा बोला गया है WHO की टीम के द्वारा। उन्होंने ये बोला कि चाइना के जो साइंटिस्ट हैं और वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं वो तो पहले भी डिक्लेयर कर चुके थे कि ये जो कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरीज लाई जा रही हैं वो उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि लोगों के जो सैंपल लिए जा रहे थे उनसे जो डाटा निकल करके आ रहे थे, चाइना ने पहले भी प्रूफ किया। और जब पूरे वर्ल्ड में एक कोविड-19 पेंडेमिक फैल गया और जब वहां पर डाटा इकट्ठे किए गए, उनसे जब रिसर्च हुई तो सामने आया कि सीधे के सीधे ये लेबोरेटरी से इसका उत्पन्न नहीं हुआ है। अब जो इंटरमीडियरी होस्ट है उसके बारे में तो ये WHO की टीम पता नहीं कर पाई। आगे इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो, चाइना में जब कोविड-19 की स्टार्ट हुई थी तब उसने प्रॉपर डाटा नहीं रखी। ऐसा बताया गया है कि चाइना में जब पहला वुहान प्रोविंस में पहला डिटेक्ट हुआ था कोई बंदा, उससे पहले चाइना की जो और सिटीज हैं उसमें ये फैल चुका था। दूसरा इसमें बताया गया है कि चाइना ने बोला कि मिड जनवरी 2020 में हमारे यहाँ पर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ था। लेकिन जो चाइना के कुछ अनपब्लिश्ड डाटा हैं गवर्नमेंट के, उनके आधार पर कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक जर्नल है, उस जर्नल में अपने डाटा पब्लिश किए और ये बोला, द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, उसमें एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है वो तो मिड दिसंबर 2019 में ही शुरुआत हो चुकी थी चाइना में। तो चाइना जो अपने डाटा है उनको प्रॉपर नहीं रख रहा है। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि पहले भी 2000 में जब सार्स का आउटब्रेक हुआ था चाइना में, उस समय भी चाइना ने ट्रांसपेरेंसी क्रिएट नहीं की थी। उसी का नतीजा हुआ कि ये जो पेंडेमिक है वो दोबारा से रिपीट हुआ है। और अभी भी चाइना ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं करेगा और सारे डाटा जो भी WHO की टीम है, अगर उनको पॉलिटिकल प्रेशराइज करके अगर सही डाटा सामने नहीं आए, सही प्रूफ सामने नहीं आया, सही ओरिजिन का नहीं पता चला, तो अगर फ्यूचर में दोबारा से आउटब्रेक हो सकता है होगा तो हम उसको कंटेन नहीं कर पाएंगे। फिर से सेम गलती रिपीट होगी, फिर से लोग सेम तरीके से जो हमारी जो जनरेशन आएगी या हमारी जो इस समय जो जनरेशन चल रही है वो दोबारा से इफेक्ट होगी। तो डाटा है उनको सामने रखा जाना चाहिए ताकि अगर फ्यूचर में दोबारा से आउटब्रेक हो तो कम से कम अगर
हम उसको प्रिवेंट नहीं कर पाए तो कम से कम कंटेन तो कर पाए ना। इतनी हमें पहले से जानकारी हो कि किस तरीके से उसको कंटेन करना है। इसके लिए चाइना को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होगी। तो ये हमने कोविड-19 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस किया कि WHO की टीम जब वहां पर गई वुहान प्रोविंस में तो क्या सामने निकल करके आया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। वीमेन एम्पावरमेंट का जो ये आर्टिकल है उसकी शुरुआत इस तरीके से की गई है कि अबॉर्शन से रिलेटेड ये आर्टिकल है और वीमेन को खुद की बॉडी के ऊपर राइट नहीं है कि वो खुद की बॉडी का डिसीजन ले सके कि हमें प्रेगनेंसी मेंटेन करनी है या फिर अबॉर्शन करवाना है। देखो हाल ही में जो अर्जेंटीना की जो कांग्रेस है उसने एक लॉ पास किया है और उस लॉ में ये बोला है कि 14 वीक की जो प्रेगनेंसी है उससे ऊपर की जो प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो उसको अबॉर्शन करवाया जा सकता है। अब हमारा जो सेशन चल रहा है उसी में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी इंडियन पार्लियामेंट में भी सेम इसी तरीके का बिल प्रस्तुत किया जाएगा। पहले बिल था 1971 में बनाया हुआ, उसमें चेंज किया जाएगा जिसको बोला जाए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020। देखो ये जो बिल है जिस तरीके से अर्जेंटीना में ऑटोनोमी दी गई है वीमेंस को, सेम इसी तरीके से ये इंडिया का जो बिल है उसमें ऑटोनोमी नहीं दी गई है वीमेन को उनकी बॉडीज के ऊपर। पहले जो बिल था 1971 का जो MTP बिल है मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल, उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो ये उस समय बिल आया था जब अबॉर्शन नॉर्मली अनसेफ तरीके से होता था और उसकी वजह से बहुत सारी जो महिलाएं हैं वीमेन हैं उनकी डेथ हो जाती थी। इसलिए मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेशो है उसको कम करने के लिए, क्योंकि अनसेफ अबॉर्शन की वजह से ये रेशो काफ़ी बढ़ गया था, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको फ्रेम किया गया था। इस बिल के MTP एक्ट के, सॉरी बिल नहीं, बिल तो जब इंट्रोड्यूस होता है तब होता है जब वो पार्लियामेंट से पास होकर के प्रेसिडेंट की एक्सेंट मिल जाती है तो वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो सॉरी अगर बिल नहीं MTP एक्ट ये तो बन चुका है ना। तो MTP एक्ट 1971 इसलिए बनाया गया था, मेन मोटिव तो इसका ये था। अब इसके कुछ फैक्ट हैं, इसके कुछ की फीचर्स हैं इस एक्ट के, वो हम देख लेते हैं। इस एक्ट में ये बोला गया था कि अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी है 20 वीक्स की, 20 वीक्स तक हो गई है तो उसको टर्मिनेट करवाया जा सकता है, लेकिन आपको डॉक्टर की परमिशन लेनी होगी। अगर 12 वीक तक की प्रेगनेंसी है तो आपको एक डॉक्टर का अप्रूवल लेना होगा और 20 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी है तो आपको 2 डॉक्टर से अप्रूवल लेना होगा। इसके अलावा भी टर्मिनेशन करवाया जा सकता था अगर जो महिला है उसको फिजिकल या फिर मेंटल हेल्थ का कोई रिस्क हो, या फिर रेप की वजह से प्रेगनेंसी हुई हो, या कोई मेंटली चैलेंज्ड वीमेन है उसको रेप की या इंटरकोर्स की वजह से प्रेगनेंसी हुई हो, तो इन कारणों के आधार पर भी टर्मिनेशन करवाया जा सकता था। ये की फीचर्स हैं। अब कुछ इश्यूज हैं, ये जो MTP एक्ट 1971 था इसके कुछ इश्यूज थे। इश्यूज ये थे कि प्रेगनेंसी को रखना या नहीं रखना महिलाओं का अधिकार नहीं, मतलब एक तरीके से डॉक्टर का अप्रूवल होगा तो उसको हटाया जा सकता है, डॉक्टर का अप्रूवल नहीं है तो उसको नहीं टर्मिनेट किया जा सकता। मतलब महिलाओं की बॉडी है और उसके ऊपर लीगल और मेडिकल डिबेट होंगी, उसके आधार पर उसको टर्मिनेट करवाया जा सकता है। तो एक तरीके से जो हमारी पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है जिसमें वीमेंस को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है, उनकी कंसेंट को नहीं पूछा जाता है, वो रिपीट हो रहा था। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, मान लो कोई महिला है, उसने वॉलेंट्री सेक्स किया और उसके बाद में उसकी 24 वीक्स की मान लो उसके प्रेगनेंसी है। अब वो महिला चाहती है कि वो अबॉर्शन करवाना चाहती है, तो अगर वो अबॉर्शन करवाएगी तो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, क्योंकि 20 वीक्स तक का ही पहले वाले एक्ट में था। अब वो कोर्ट जाएगी और कोर्ट में प्रेगनेंसी के बारे में पूछेगी कि इस प्रेगनेंसी की वजह से मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो अफेक्ट हो रही है, लेकिन कोर्ट जो है वो मना कर सकता है। तो यहीं पर जो वीमेन की चॉइस है वो तो यहीं पर खत्म हो जाएगी। मतलब वीमेन की चॉइस है उसके बावजूद भी कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है, तो वीमेन की जो पर्सनल चॉइस है उसका तो कोई महत्व ही नहीं है इसका मतलब। अब क्या होगा, महिला को जब मना कर दिया जाएगा तो महिला अनसेफ अबॉर्शन की तरफ जाएगी, और जब अनसेफ अबॉर्शन की तरफ जाएगी तो
अनसेफ मेथड्स को अगर महिला फॉलो करेगी तो इसकी वजह से उसकी डेथ तक हो सकती है। अगर मैटरनल डेथ की अगर हम बात करें तो अनसेफ अबॉर्शन जो है वो थर्ड सबसे हाईएस्ट मैटर है, थर्ड लार्जेस्ट कोज है मैटरनल डेथ का इंडिया में। ठीक है, तो देखो इस आर्टिकल में ये बताया गया है इस एग्जाम्पल के थ्रू कि जो महिलाओं के जो कंसेंट है उसको कोई जरूरी ही नहीं माना गया है। तो अब जो नया बिल है उसमें कुछ अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। सबसे पहले उसके हम की फीचर्स को देख लेते हैं। की फीचर्स में जो टाइम था, ड्यूरेशन थी, उसको बढ़ा दिया गया है। 24 वीक्स मैक्सिमम कर दिया गया है। 20 वीक्स तक महिला को एक डॉक्टर की कंसेंट और 24 वीक्स तक 2 डॉक्टर की कंसेंट लेनी होगी अगर वो अबॉर्शन करवाना चाहती है। तो अगर 20 से 24 वीक्स तक का मतलब प्रेग्नेंट है महिला, तो उसमें क्या करना होगा महिला को, सिर्फ उन्हीं महिलाओं को छूट दी गई है जैसे कोई रेप की सर्वाइवर ऑफ रेप है या फिर विक्टिम ऑफ इंसेंट एंड अदर वनरेबल वीमेन लाइक डिफरेंटली एबल्ड वीमेन, माइनर्स, इनको ही छूट दी गई है। अन्यथा जो नॉर्मल महिलाएं हैं जिनको मतलब नॉर्मल उनकी खुद की कंसेंट से उन्होंने प्रेगनेंसी हुई, उनको प्रेग्नेंट हुई हैं, उनको कोई भी छूट नहीं दी गई है इस नए फीचर्स के, नया जो बिल इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जो चेंज किए जा रहे हैं उसके थ्रू भी। इसके अलावा इसका एक की फीचर ये भी है कि अगर कोई मतलब किसी महिला के बारे में कोई जानकारी हासिल करना चाहता है तो उसको जानकारी नहीं दी जाएगी। जानकारी कैसे नहीं दी जाएगी, अगर किसी को ऑथराइज किया गया है ना किसी पर्सन को, सिर्फ उसी पर्सन को ही जो जानकारी है महिलाओं के बारे में, जिस महिला के अबॉर्शन के बारे में, वो जानकारी उसको मिल पाएगी। अब ये जो नया बिल है इसमें क्या इशू है उसको हम देख लेते हैं। देखो सेम जो प्रोसीजर चला आ रहा था कि महिलाओं की कंसेंट को कोई दर्जा नहीं दिया जा रहा था, सेम नए बिल में भी वही चीज है। महिलाओं का खुद की बॉडी के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, उनको खुद की बॉडी के ऊपर राइट नहीं दिया जा रहा है। दूसरा यह है कि सिर्फ टर्मिनेशन को बढ़ा दिया है, सिर्फ टर्मिनेशन को बढ़ाया है और कोई कुछ नहीं किया है। वही डॉक्टर की जरूरत है, महिलाओं को कंसेंट को कोई दर्जा नहीं दिया गया है। सिर्फ वही अगर 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है तो एक डॉक्टर की कंसेंट चाहिए, 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी अगर हो गई तो 2 डॉक्टर की कंसेंट चाहिए। महिला का क्या हक है, क्या चॉइस है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तीसरा इसमें बोला गया है कि एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। एवरी स्टेट और यूटी में एक मेडिकल बोर्ड को स्टेबलाइज किया जाएगा ताकि पता लग सके कि जो वीमेन है वो प्रेग्नेंट है, अगर उसको कुछ परेशानी है तो उसके बारे में सभी लोग बैठ करके राय मशवरा कर सके। वीमेन सलाह नहीं देगी, उसके ऊपर बाहर के कुछ लोग आकर सलाह देंगे कि अबॉर्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मतलब परेशानी हो रही है वो तो वीमेन को हो रही है ना भाई, उससे पूछो ना। जो बाहर के लोग हैं वो कैसे बता सकते हैं कि वीमेन को मेंटली परेशानी हो रही है, फिजिकली परेशानी हो रही है या उसके कुछ और मैटर हैं, ऐसा वो कैसे बता पाएगी। यहां पर एक आर्टिकल, एक एग्जाम्पल दिया गया है, केस स्टडी दी गई है कि मध्य प्रदेश में एक 13 साल की मतलब एक बच्ची, एक चाइल्ड, सिर्फ 13 ईयर ओल्ड रेप सर्वाइवर, उसके 26 वीक की ओल्ड प्रेगनेंसी थी। तो उसमें जब इसी तरीके की एक बॉडी बनाएगी मेडिकल बॉडी, तो उसमें एक साइकेट्रिस्ट उन्होंने बोल दिया कि कोई भी मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा नहीं हो रहा है, जो रेप सर्वाइवर है उसको कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, और मतलब जो रेप सर्वाइवर है उसको एंजाइटी जो कभी कभी महसूस होती है वो मतलब डिल्यूजन से, जो हेलुकेशन से, इन सब से कोई भी सफर नहीं कर रही है। और उसके आधार पर जो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसने मना कर दिया कि उसका अबॉर्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इस आर्टिकल में ये बोला गया है, मतलब ये इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं हम, जो नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है ना उसके हम इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं। देखो अगर बच्चा है पेट में और प्रेगनेंसी है, अगर वो जो चाइल्ड जो फिटल है अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज है तो उसके आधार पर भी अबॉर्शन हो सकता है। पर्सनल चॉइस नहीं है, सिर्फ बच्चे के आधार पर। अगर बच्चा सही टाइम पर
नहीं हो रहा है, डेवलप नहीं हो रहा है, उसका माइंड डेवलप नहीं हो रहा है, तो उसके आधार पर भी प्रेगनेंसी को रिमूव करवाया जा सकता है। लेकिन जैसे महिला बोले कि मेरी खुद की पर्सनल इश्यूज है, जैसे मान लो महिला प्रेग्नेंट है, बाद में उसकी जो पार्टनर है उसकी डेथ हो गई, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर से अलग हो रही है, इस हालत में अगर वो चाहे, उसका पर्सनल चॉइस है, तो इसमें ये जो नया बिल है वो उसकी कोई सहायता नहीं करता। देखो ये जो नया अमेंडमेंट हुआ है उसमें बार बार वीमेन वर्ड को यूज किया गया है। अब इस वर्ड की वजह से जो ट्रांसजेंडर है, इंटरसेक्स है, जनरल डाइवर्स पर्सन है, उनको कोई भी मतलब उनको इस तरीके का सेफ अबॉर्शन को एक्सेस करने को डिनाई किया गया है। इसके अलावा इस एक्ट में ये भी बोला गया है कि जो भी ये अबॉर्शन होंगे वो जो गायनोकोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं, जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये करवाया जाएगा। लेकिन हमारे इंडिया में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं उनमें तो 75% तक ऐसे डॉक्टर्स की कमी है। ठीक है, तो सेफ अबॉर्शन फैसिलिटीज को एक्सेस करना बहुत ही कठिन होगा महिलाओं के लिए। कुछ डाटा है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पूरे इंडिया में अगर एक साल की बात करें तो 7 मिलियन अबॉर्शन कंडक्ट होते हैं, और जिसमें से सिर्फ 50% जो अबॉर्शन है वो लीगल होते हैं। 8% जो महिलाएं होती हैं उनकी अबॉर्शन के दौरान डेथ हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं अनसेफ प्रोसीजर के तहत। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो एक साल में ग्लोबली 22 मिलियन अनसेफ अबॉर्शन होते हैं। लास्ट में इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो जो वीमेन है उसकी खुद की बॉडी है, तो उसको अबॉर्शन का जो राइट है वो वीमेन की चॉइस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, उसको ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले सके। दूसरा कि कोई भी स्टेट और कोई भी डॉक्टर को ये बिल्कुल राइट नहीं है कि वो वीमेन को एक सेफ अबॉर्शन के लिए मना कर सके। और तीसरा इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो बिल है उसमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता कि वीमेन को आप एक बराबर का इक्वलिटी का दर्जा देकर बात कर रहे हो। आप तो वीमेन को एक चाइल्ड की तरह ट्रीट कर रहे हो। भाई वो एडल्ट है आपके जैसे ही, उसको आप एडल्ट की तरह ट्रीट करो। अगर ट्रीट करना है जो रेप सर्वाइवर हैं उनको ट्रीट करो आप बच्चे की तरह, उनको बच्चे की तरह उनकी जो तकलीफ है उनको आप समझो। जैसे पहले हमने अभी एग्जाम्पल देखा कि मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि साइकेट्रिस्ट ने डिमांड रख दी, साइकेट्रिस्ट ने ज्ञान पेल दिया कि उसको कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो वहां पर आप एक चाइल्डिश बिहेवियर रखो ना, कि वो जो रेप सर्वाइवर है उनके लिए आप एक बच्चे की तरह रिएक्ट करो कि वो बच्ची है, उसका ध्यान रखना सोसाइटी का काम है, हमारे लोग का काम है। लेकिन जो एडल्ट है उनको तो कम से कम फ्री होने दो, उनको तो खुद की कंसेंट चलाने दो, उनकी लाइफ खुद की है, उनकी खुद की चॉइस होनी चाहिए उनकी बॉडी के लिए। ठीक है, तो एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए महिलाओं को, और उनकी जो खुद की चॉइसेज है उनके लिए, ताकि वो खुद जिम्मेदार, खुद रेस्पॉन्सिबल हो सके, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। देखो ये जो हमने जो भी डिसीजन, जो भी आर्टिकल ये डिस्कस किया है वो विमेन जो मतलब जो राइटर हैं उनके पर्सनल हैं। हो सकता है कुछ लोग इनसे सहमत हो और कुछ लोग सहमत ना हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।